हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के लिए समाजशास्त्र का मॉडल पेपर, वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं 2025 में, जो पहले ही छप चुका है और 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको इसमें से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका पेपर कोड 340 JN है और इसमें आपका अनुक्रमांक हो जाएगा और नाम हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका समय 3 घंटे 15 मिनट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपका पूर्णांक 100 अंक होता है। उसके बाद हम कुछ निर्देश पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीधा चलेंगे अपने प्रश्नों पर। निर्देश आपका क्या है? आपका पहला निर्देश क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद तीसरा क्या है? प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम आ जाते हैं सीधा अपने बहुविकल्पीय प्रश्न पर, और इसमें आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर जो है 1 अंक मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुविकल्पीय प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, यह 4 जो विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक का चयन करिए और उसे क्या है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपका पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो समाजशास्त्री नहीं है पूछा है। अगस्त काम्टे आपके समाजशास्त्री है, मैकाइवर भी है, GS घुरिये भी हैं, लेकिन ये जो डार्विन है आपके, ये आपके नहीं है। ठीक है, तो आपका डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका दूसरा प्रश्न है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्या है? ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, इसमें आपका है व्यवसाय की प्रकृति, जनसंख्या का आकार, सामाजिक संबंध की प्रकृति, या इनमें से सभी। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, इनमें से सभी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका तीसरा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है वृक्षों की रक्षा पर, जल की रक्षा से, खनिजों की रक्षा से, या पशुओं की रक्षा से। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो आपका सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा जो आपका चलाया गया था चिपको आंदोलन, वो आपका वृक्षों की रक्षा से, ठीक है, संबंधित है। जिसमें क्या है, पेड़ों से सभी चिपक कर खड़े हो गए थे। तो जो वन विभाग के जो कर्मचारी थे, वो उन्होंने क्या है पेड़ को न काटा, और इससे जो है आंदोलन एक प्रारंभ हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है कि इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, या प्रेस। तो आपका पता होगा कि चौथा स्तंभ आपको प्रेस को ही कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, फिर आपका डी वाला राइट ऑप्शन। उसके बाद आपका आर्य समाज के संस्थापक कौन है, आपको बताना है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आपको ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, या महात्मा गांधी। तो आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। स्टूडेंट इसी तरीके से आपका फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृति की विशेषता नहीं है? संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। अनुकूलनशीलता, अधिवैयक्तिक, सामाजिक गुण, या जैविक उत्तराधिकार। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैविक उत्तराधिकार, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स उदारीकरण का संबंध किससे है? आपका दिया है कि उदारीकरण का संबंध किससे है। ऑप्शन है सामाजिक नीति से, उपनिवेशवादी नीति से, शैक्षिक नीति से, या आर्थिक नीति से। तो आपको पता होगा उदारीकरण का जो संबंध होता है वो डी वाला हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन आर्थिक नीति से। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से आपका आठवां प्रश्न क्या है कि चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? चक्रीय सिद्धांत जो आप था आपका, उसमें ऑप्शन है कि ओसवाल्ड स्पेंगलर और अर्नोल्ड जे, या मैकाइवर एवं पेज, या दुर्खिम एवं सोरोकिन, या कॉम्टे एवं और वेबर। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, मैकाइवर एवं पेज। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका नौवां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना कार्य का चरण है? कौन सा परियोजना कार्य का चरण है, आपको बताना है। ठीक है, अध्ययन का चुनाव, या अध्ययन प्रविधियों का चुनाव, या तथ्यों का संकलन, या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपका 10वां प्रश्न क्या है कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है? भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है? आपका ऑप्शन है मार्गन, वेबर, सोरोकिन, या ऑकबर्न। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेबर। ठीक है, बी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह
आ चुका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 3 अंक मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 अंक आपको मिल जाते हैं प्रत्येक का उत्तर देने पर। आपका 11वां प्रश्न क्या है कि ग्रामीण समाज की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ग्रामीण समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं? आपको पहली विशेषता क्या है, जनसंख्या का कम घनत्व। दूसरी विशेषता है इनमें शिक्षा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो सामाजिक संबंध है बहुत कठोर होते हैं, मतलब सामाजिक नियम कानून जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप मतलब 3 ही विशेषता आपको बताना है, तो 3 विशेषता आप बता दीजिएगा, आपका 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से आपका है नातेदारी को परिभाषित कीजिए। नातेदारी क्या है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है नातेदारी में आपके भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, सगे संबंधी आदि क्या है नातेदारी में आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से आपका आता है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। सामाजिक स्तरीकरण के बारे में आपसे पूछा है कि जो निम्न वर्ग है और उच्च वर्ग है इनमें क्या अंतर पाए गए थे, सामाजिक स्तरीकरण का क्या प्रमुख कारण था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका 14वां प्रश्न है कि सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता यह है कि सभी संप्रदायों में क्या है, अपने ही संप्रदाय को क्या है उच्च मानना, या अपने ही संप्रदाय को सर्वाधिक क्या है भूमिका, मतलब उसे सभी में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकवाद है उससे जो फैलता है, तो यह बहुत ही खराब चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है कि वर्ग। वर्ग से आप क्या समझते हैं? वर्ग आपका आ चुका है। वर्ग होता है जैसे हर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, तो वर्ग के बारे में आपको लिख देना है। 3 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 16वां है कि हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के क्या प्रमुख प्रभाव थे, आपसे यहाँ पर पूछा है। तो हरित 3 प्रमुख प्रभाव होता है। तो देश क्या है खाद्यान्न उत्पादन में अग्रसर हुआ, और रासायनिक खादों का आदि का प्रयोग प्रारंभ हुआ हमारे देश में। और जो है क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे, नगरीय क्षेत्र, जहाँ संपन्न क्षेत्र थे, वहाँ हरित क्रांति का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, यह भी आप जानते हैं। यही 3 प्रभाव आप लिख दीजिएगा, आपका 3 अंक मिल जाएंगे। फिर आपका है 17वां प्रश्न कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण एक तरीके से बोल देते हैं कि जहाँ उद्योग धंधों की जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है, वहाँ पर उद्योग धंधे की कमी नहीं होती, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। औद्योगिकरण इसी से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 18वां प्रश्न क्या है कि सामाजिक आंदोलन क्या है। सामाजिक आंदोलन के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, फिर आपका 19वां प्रश्न है कि समाज में कानून की क्या भूमिका है। समाज में कानून की क्या भूमिका है? तो समाज में जब कानून होता है तो क्या है, कोई व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है कि कोई अपराध करने से क्या है सोचता है। ठीक है, तो समाज में जो कानून की क्या भूमिका है, तो प्रमुख भूमिका यही है कि जो समाज में क्या है कि कानून लोगों को अपराध करने से रोकता है। तो यही सबसे प्रमुख चीज़ आपकी हो जाती है। फिर 20वां क्या है, साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं? साप्ताहिक बाजार, तो साप्ताहिक यानी कि नाम से ही कुछ पता चल रहा है कि साप्ताहिक यानी सप्ताह में जो बाजार आपका सप्ताह में लगता है। जैसे ही हमारे यहाँ भी साप्ताहिक बाजार लगते हैं, ज़्यादातर तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में लगते हैं। ठीक है, साप्ताहिक बाजार तो सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन लगते हैं। ठीक है, साप्ताहिक बाजार। फिर आपका आ चुका है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में आपका क्या है, आपका पहला प्रश्न है कि आधुनिक जनसंपर्क माध्यम के लाभ हानि स्पष्ट कीजिए। जो आधुनिक जनसंपर्क है, इनके जनसंपर्क माध्यम है, इनके लाभ और हानि क्या है, इनको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर आपका 22वां है कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख समस्याएं क्या है। जो राष्ट्रीय एकीकरण है भारत की, इसमें प्रमुख समस्याएं क्या है, इनको आपको बताना है। उसके बाद आपका है 23वां कि उपनिवेशवाद की अवधारणा का वर्णन कीजिए। जो उपनिवेशवाद है इसकी अवधारणा का वर्णन करिए, और यह क्या है इसके बारे में क्या है आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका आ चुका है कि 24वां भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं हमारे ग्राम पंचायत के लिए। तो इसके बारे में आपको, इसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है। तो स्टूडेंट्स, आप ये 25वां प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में विविधता में एकता की अवधारणा क्या है। जो भारत में विविधता में एकता, विविधता मतलब होता है कि विविध मतलब विभिन्नता है, विभिन्नता में एकता। विविधता माने विभिन्नता बोल सकते हैं, यानी कि अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के लोग पाए जाते हैं, फिर भी उनमें क्या है, एकता है। यह अवधारणा कैसी है, यह अवधारणा सही है या गलत है, इसके बारे में क्या है आपको बताना है। ठीक है, यह आपको बताना है कि यह अवधारणा सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद आपका है 26वां कि भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। जो लैंगिक असमानता होती है, लैंगिक असमानता आप सीधा सीधा ये समझिएगा, जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं हम,
क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लैंगिक असमानता पूछा है कि जो लिंग निर्धारण होता है यहाँ पर असमानताएं क्यों है, आपको ये बताना है। तो कुछ राज्यों का आप जानते हैं कि क्या है, कैसे क्राइटेरिया, आपको ये सभी समझा देना है। फिर आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका आ चुका है स्टूडेंट्स। इसमें क्या है आपका कि भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर जो होती है के उत्तरदायी कारक क्या है, उनकी विवेचना कर देनी है। फिर आपको अथवा करके एक और प्रश्न है कि भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में जो आधुनिकीकरण की क्या भूमिका है उसकी आपको विवेचना करना है स्टूडेंट्स। फिर इसी तरीके से आपका आ चुका है 28वां प्रश्न कि जाति व्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जाति व्यवस्था जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, आपको इसकी व्याख्या करना है। फिर आपको अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है कि जनजातीय संघर्ष को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, जनजातीय संघर्ष थे उनके संघर्ष के बारे में आपको बताना है और इनके क्या प्रमुख कारण थे आपको इनको भी बताना है। ठीक है, जनजातीय संघर्ष के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा, इसलिए हम इस पर चर्चा ना करते हुए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भूमंडलीकरण द्वारा घटित परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। भूमंडलीकरण क्या है, इसके द्वारा घटित परिवर्तन क्या हुए, आपको इसके बारे में क्या है विवेचना करना है, इसके बारे में व्याख्या करना है। फिर अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है कि अथवा करके क्या दिया हुआ है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र आप जानते हैं क्या है, इसमें दबाव समूह है, इनमें दबाव समूह की क्या भूमिका है इसका आपको वर्णन करना है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यह पेपर हमारा समाप्त हो गया है। इसी तरीके से हम डेली मॉडल पेपर्स जो है अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टूडेंट्स मिलते हैं ठीक है अगले वीडियो में।